यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो अहम डेवलपमेंट है, 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो एक यौम स्याह मनाएगी और 8 फरवरी के दिन जो है वो बंद किया जाएगा पूरे पाकिस्तान को। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कर पाएगी? लेकिन पहले जो स्टेटमेंट है वो आपको दिखा देते हैं। और इसके बारे में जो स्टेटमेंट है वो जारी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, और ये अपोजिशन के चंद अहम फैसले हैं दीगर भी, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ इसी एक स्टेटमेंट के अंदर। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास हुआ और महमूद खान अचकज़ई साहब ने इसकी सदारत की और इसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थे, दीगर लोग असद कैसर साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, अख़ूनज़ादा हुसैन, यूसुफ़ज़ई और बाकी सारे लोग इसके अंदर शामिल थे। अच्छा, एक तो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो इनकी कामयाब हुई उसके ऊपर इन्होंने अप्रिशिएट किया कि वो काफ़ी कामयाबी उसको मिली है, लेकिन 8 फरवरी को बैनुल-अक़वामी सतह पर यौम स्याह मनाने और हड़ताल पर मुस्तक़बिल की हिकमत अमली के हवाले से तफसीली मुशावरत हुई है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दी गई मुज़ाकरात की दावत पर भी गौर किया गया। ये 2 चीज़ें हैं, एक तरफ वो कहते हैं जो मुज़ाकरात हैं उनका क्या करना है और किस तरीके से मुज़ाकरात पे हुकूमत के साथ चलना है। दूसरा, 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना ताकत को चेक करेगी। 8 फरवरी तक वो एक मोमेंटम बनाएंगे। अभी कुछ जगहों से इत्तला आना शुरू हो गई है कि स्ट्रीट मूवमेंट में काम शुरू हुआ, जैसा कि हज़ारा डिवीज़न में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई और वहाँ कारकुनों ने बैठ के लायामल बनाया कि गली मोहल्लों तक कैसे जाना है और कैसे हर फर्द तक पहुँचना है ताकि जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसका आगाज़ हो सके। फिर सुहेल आफरीदी एक आधे दिन में पहुँच रहे हैं लाहौर। वो लाहौर जाने के बाद बार एसोसिएशन के पास भी जाएंगे, वहाँ पे भी खिताब करेंगे। उसके अलावा वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाएंगे, कुछ लोगों के घरों में जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई वहाँ पे जाएंगे। लाहौर में कुछ इलाकों में जाएंगे, वहाँ लोगों से मुलाकातें करेंगे। तो एक थोड़ा मोमेंटम बनाने की वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाहर निकलें और निकल के थोड़ा सा वो ईज़ी फील करें, क्योंकि वज़ीर आला एक दूसरे सूबे का वहाँ पर मौजूद है, तो उसकी मौजूदगी में छापे मारना, गिरफ्तारियाँ करना ये वैसे भी मुमकिन नहीं होगा और करना भी नहीं चाहिए। ये नामुनासिब हरकत है, ये नहीं करनी चाहिए और ये मार्जिन रखना चाहिए। वैसे तो हर पॉलिटिकल वर्कर के लिए ये मार्जिन होना चाहिए कि जो सियासी वर्कर जब चाहे वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहे तो लोगों को नुकसान पहुंचाए बगैर तो वो कर सके। लेकिन पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पंजाब में मरीम नवाज़ साहिबा ने जब से उन्हें हुकूमत बना कर दी, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जूते पॉलिश करने के नतीजे में, तब से लेकर अब तक मरीम नवाज़ साहिबा ने पुलिस को इस्तेमाल करते हुए और फोर्स को और ताकत को इस्तेमाल करते हुए, कानून का डंडा इस्तेमाल करते हुए सियासी मुखालिफिन को, जो पंजाब की अक्सरियत है, उन्हें कुचल कर रखा है। ये बिल्कुल वैसी ज़हनियत है जैसी ज़हनियत हमने देखी थी हसीना वाजिद की। अच्छा, इसमें जो इजलास हुआ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, उसमें एक तो ये कि 8 फरवरी को अब ये करेंगे पहिया जाम हड़ताल। उसके लिए जो है वो अपील की जा रही है। असद कैसर साहब ने उसके हवाले से कहा कि 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने यौम स्याह का ऐलान किया है और 8 फरवरी को अवाम से उनका वोट का बुनियादी हक छीना गया था। अवाम ने फैसला करना है कि आया इलेक्शन में अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे या दफ्तरों में बैठे लोग ऐसा करेंगे। अगर अवाम ने अपने वोट के हक की हिफाजत नहीं की तो फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। एक तो ये काम अगर करना था तो फिर 9 फरवरी को करना था, यानी 8 फरवरी को पाकिस्तानियों का मैंडेट चोरी हुआ, 9 फरवरी को ये वारदात डाल दी गई, रात गए। तो 9 फरवरी के दिन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि वो खड़ी हो जाती और खड़ी होकर ये कहती कि हम ये इलेक्शन तस्लीम ही नहीं करते क्योंकि इसमें हमारा मैंडेट बुरी तरह चोरी कर दिया गया है। पिछली मरतबा थोड़ा थोड़ा मैंडेट चोरी होता था, सियासी जमातें आसमान सर पे उठा लेती थी। इस मरतबा तो पूरा मैंडेट ही बदल दिया। 181-180 सीटों वाली पार्टी को उठा के उसकी आधी सीटें छीन ली। तो इनको एहतजाज उस दिन करना चाहिए था, लेकिन चले, अब वो वक्त गुजर गया। जो वक्त गुजर जाए उसको सर पीटने की बजाय आगे की हिकमत अमली पे गौर करना चाहिए। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है जनाब कि कौम अगर अपने वोट के हक की हिफाजत नहीं करती तो फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। कोई एक कानून साजी बता दें जो मौजूदा असम्बली ने अवाम के मफाद में की हो। हुकूमत कोई एक इकदाम बता दे जिससे अवाम को रिलीफ मिला हो। महंगाई, बेरोज़गारी और बदअमनी बढ़ती जा रही है, लिहाजा उम्मीद है अवाम से कि 8 फरवरी को अपने वोट के हक के लिए निकलें। ये हमारा हक है कि हम अपनी लीडरशिप खुद मुंतखब करें। ट्रांसपोर्ट बरादरी से उन्होंने दरख्वास्त की कि 8 फरवरी को मुकम्मल हड़ताल करें, इसमें हिस्सा लें। ताजर बरादरी से भी अपील की कि इस दिन शटर डाउन हड़ताल करें।
8 फरवरी को हमने पूरी दुनिया को पैगाम देना है। 8 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम ने तहरीक इंसाफ को 180 नशिस्तें दी थीं। नवाज शरीफ की जमात ने सिर्फ 17 नशिस्तें जीती थीं। आज सिर्फ 17 नशिस्तों वाली जमात हुक्मरानी कर रही है, कानून साजी कर रही है, पॉलिसियां बना रही है। 8 फरवरी को सब ने वोट के हक की हिफाजत के लिए निकलना है। ये जनाब असद कैसर साहब ने कहा। अच्छा, ये तो हो गया 8 फरवरी के हवाले से, और ये पूरी दुनिया में होगा। ये यूरोप में भी किया जाएगा, ये बरतानिया में किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, अमेरिका में किया जाएगा, हर जगह पे किया जाएगा। हम भी इसके हवाले से एक प्रोग्राम करेंगे। मैंडेट की चोरी जो है हर पाकिस्तानी का मसला है। मैंने भी वोट डाला था, मेरा मैंडेट भी चोरी हुआ है। वहाँ पे महर शराफत जीता था जिसको मैंने वोट डाला था, और मरियम नवाज को वो सीट दे दी गई जाली तरीके से। MNA की सीट के ऊपर जो है वो एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीता था, लेकिन वो भी पाकिस्तान PMLN ने जो है वो भी छीन ली, और जाली फार्म 47 वहाँ पे भी जारी हो गया। तो हम भी अपने तौर पे इसके ऊपर ज़रूर प्रोग्राम करेंगे। ये ह्यूमन राइट्स का मामला है, बुनियादी इंसानी हकूक छीने गए हैं और वोट के बजाय कमरों में बैठ के बंदों ने फैसले कर दिए हैं। अब आ जाए कि बातचीत, मुज़ाकरात, इस पे जो अपोजिशन है उन्होंने इस बात पे इत्तफाक किया कि मुल्क को जो इस वक्त मसाइल दरपेश हैं, चाहे वो माशी हैं, चाहे वो सियासी हैं, चाहे वो अमन व अमान के हैं या गवर्नेंस के मसाइल हैं, अवाम में बहुत ज़्यादा मायूसी हो गई है। उसके लिए एक नए मिसाक की ज़रूरत है, जैसे मिसाक जमहूरियत हुआ था पहले। नए मिसाक में अपोजिशन मुस्तकबिल में शफाफ इंतखाबात और मुतफ़िका नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री, पार्लिमानी बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, इंसानी हकूक़ की पासदारी, आइनी और जमहूरी इक़दार की मजबूती के लिए डायलॉग के लिए तैयार है। यानी हम डायलॉग करना चाहते हैं, अपोजिशन डायलॉग करेगी। ये बात तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल एहतजाज की तैयारी करेगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो डायलॉग कर सकती है, और उन्होंने कहा जी कि अगर आप हमारे साथ एक मिसाक जमहूरियत करते हैं तो इमरान खान से दस्तखत हम करवा लेंगे, आप 73 के आइन के ऊपर आ जाएं। ये बात भी इन्होंने याद दिलाई। इन्होंने कहा जी हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जब भी आप करना चाहें हम हाजिर हैं मुज़ाकरात, लेकिन इलेक्शन नए करवाने पड़ेंगे। फिर यौम स्याह के हवाले से उन्होंने कहा स्ट्रीट मूवमेंट मोबिलाइजेशन को कामयाब बनाने के हवाले से सूबाई और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर ज़िली कमेटियां बनाने का भी फैसला है। अब ये 8 फरवरी को करने क्यों जा रहे हैं, इसको ज़रा आप समझिए। ये इसलिए करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा अपनी पावर चेक करेगी कि क्या वो वाकई पाकिस्तान को बंद कर सकते हैं। अगर 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को बंद करने में कामयाब हो गई और ये तजर्बा उनका कामयाब हो गया, तो उसके बाद फिर वो अपनी ताकत को बढ़ाकर इस मामले को आगे तूल दे सकते हैं। लेकिन 8 फरवरी जो है वो 2 साल मुकम्मल हो गए इस हुकूमत को, और 2 साल ऐसे हैं कि तबाही और बर्बादी की एक दास्तान है 2 सालों में, और कुछ भी नहीं है। और आज ये दास्तान हम आपको सुना रहे हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश के मौके पर। आज 25 तारीख है दिसंबर की, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश, और इस पे ISPR ने भी कोई नगमा जारी किया है। यहाँ पे मैं देख रहा था, एक मुझे भिजवाया मेरी टीम ने कि ये ISPR ने जारी किया है ये वाला नगमा। लेकिन ISPR ने कायदे आज़म का नगमा तो जारी कर दिया, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो फरमान है वो जारी कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब ये फरमान आप देखिए जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, इसके ऊपर पूरी एक वीडियो उन्होंने जारी की है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या फरमाया था मुसल्लह अफवाज को। उन्होंने कहा ये मत भूलो कि मुसल्लह अफवाज अवाम की खादिम है, आप कौमी पॉलिसी नहीं बनाते। साथ आसिम मुनीर साहब का फोटो भी लगाया हुआ है। ये हम यानी शहरी हैं जो इन मामलात का फैसला करते हैं, यानी पॉलिसी हम बनाते हैं, और आपका फर्ज है कि इन जिम्मेदारियों को पूरा करें जो आपको हम देते हैं, यानी जो शहरी आपको देते हैं, जो आपके सपुर्द की गई हैं। आपने सिर्फ फर्ज पूरा करना है, आपने पॉलिसियां नहीं बनानी। फिर एंड में उन्होंने लिखा कि कायदे आज़म की वादे पॉलिसी को जुटलाने वाला यकीनन ज़हनी मरीज ही हो सकता है। यहाँ उन्होंने एक मरतबा फिर आसिम मुनीर साहब का फोटो लगा दिया। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कायदे आज़म के यौम पैदाइश पे एक स्टेटमेंट जारी किया। इसी तरह जो है वो ISPR ने भी एक नगमा मुबैना तौर पे जारी किया हुआ है और वो भी वायरल किया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपको पता है जो पैगाम है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल होता है। नादरीन, उलमा इकराम नहीं टल रहे और उलमा इकराम एक के बाद एक जो है वो चीज़ उठा के सामने रख रहे हैं और काफ़ी गुस्से में उलमा इकराम। यानी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम में सबसे मुतसादिम बात जो आई है वो सदर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के ओहदों पर ताहयात इस्तिस्ना है।
کہ ان کے خلاف کسی قسم کی تعزیراتی کارروائی نہیں ہو سکتی، کوئی مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ ایسی تاحیات استثناء کی دنیا کے کسی دستور میں مثال نہیں ملتی۔ اسلام میں تو بالکل ہی نہیں ہے نا، اسلام میں تو نبیوں کو استثناء نہیں ہے۔ ہمارا اعتراض تو صدر پاکستان کو مدت صدارت کے دوران استثناء پر بھی ہے۔ یہ انہوں نے کہا جی ہمیں تو پہلے جو صدارت کے بیچ میں جو استثناء ملتا تھا اس پہ بھی ہم راضی نہیں تھے، یہ تو آپ نے استثناء پکڑ کے اس سے بھی بڑا لے لیا ہے کہ جناب تاحیات استثناء لے لیا ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے بھی بڑا اس کے اوپر سخت سٹیٹمنٹ دیا ہے، تو ایک کے بعد ایک جو ہے وہ سٹیٹمنٹ سارے، مفتی منیب نے ایک مطالبہ کر دیا ناظرین اس وقت، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ مفتی منیب سے ہی ملاقات کی گئی تھی اس وقت جب تحریک لبیک پہ اٹیک کیا گیا تھا۔ جب سے تحریک لبیک کی لاشیں غائب ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا بندے کتنے مارے گئے ہیں۔ کئی لوگ تو درخواستیں لے کر عدالتوں میں گئے اپنی لاشوں کے لیے، لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ان کے پیارے دفن کروا دیے گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے، اور تحریک لبیک کا ہی پتہ نہیں چل رہا پارٹی کدھر گئی۔ یہ عجیب پارٹی نکلی، تو بہت بہادری کے دعوے کرتے تھے، ہم نے سنا تھا، انہی کے منہ سے سنا تھا کہ ہم سب سے بہادر پولیٹیکل پارٹی ہے۔ انہوں نے کہا تھا ہم جان دے سکتے ہیں، ہم قربانی دے سکتے ہیں، ہم مار کھا سکتے ہیں، ہم آقا کے نام پہ یہ کر دیتے ہیں، وہ بڑی انہوں نے باتیں کی تھی تحریک لبیک نے، لیکن میں نے دیکھا تتر بتر ہوتے ہوئے ان کو۔ ان کے دونوں لیڈر غائب ہیں، ابھی تک انہوں نے پوچھا ہی نہیں کہ رضوی برادران کی طرح ایک دن انہوں نے ہڑتال نہیں کی، ایک دن انہوں نے احتجاج نہیں کیا، ایک دن یہ باہر نہیں نکلے، تحریک لبیک والے سارے کے سارے غائب ہو گئے۔ بلکہ جب بھی کوئی منظر عام پہ آتا ہے تو وہ پارٹی چھوڑنے کے لیے منظر عام پہ آتا ہے، ویسے کوئی نہیں آتا۔ لیکن اب ایک اچھی خبر اس میں یہ ہے کہ مفتی منیب صاحب بولے کہ اندھا دھند پکڑ دھکڑ بند کی جائے، وزیر داخلہ اپنے وعدے کی پاسداری کریں۔ تحریک لبیک کے خلاف کریک ڈاؤن کو اہل سنت و جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے نتائج حکومت کے لیے انتہائی خطرناک مضمرات کے حامل ہوں گے۔ وزیر داخلہ جناب محسن نقوی نے کراچی میں میری رہائش گاہ پر علماء اہل سنت کے ساتھ ملاقات میں عہد کیا تھا کہ اندھا دھند پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بند کیا جائے گا، اور جن لوگوں کو کسی جواز کے بغیر گرفتار کیا گیا ہے انہیں رہا کیا جائے گا۔ تمام گرفتار شدگان کی چھان بین کی جائے گی اور تمام بے قصور لوگوں کو رہا کر دیا جائے گا، اور میں اس سلسلے میں جلد آپ لوگوں سے ملاقات کروں گا۔ مگر حکمرانوں کے کلچر میں وعدہ خلافی شاید کوئی عیب نہیں ہے، اسی لیے عوام کو حکمرانوں کی باتوں پر اعتبار بھی نہیں ہوتا۔ میں ایک سے زائد مرتبہ انہیں واٹس ایپ پر پیغام بھیج چکا ہوں، 2 مرتبہ انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ میں اس سلسلے میں جلد ملاقات کا اہتمام کروں گا، لیکن ہر بار وعدہ خلافی کی۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اب محسن نقوی صاحب کو ملنا پڑے گا جی مفتی منیب صاحب سے، نہیں تو مفتی صاحب ناراض ہو رہے ہیں، تو ملاقات کرنے میرے خیال میں مفتی صاحب ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ پہلے بھی شاید مفتی صاحب کو اس بات کا بڑا غصہ ہے کہ آصف منیر صاحب نے بہت سارے مولویوں کو بلایا اور اس میں مفتی صاحب جو ہے وہ دکھائی نہیں دیے، اور انہیں وہ تعریفیں کرنے کا، خوشامد کرنے کا موقع نہیں ملا جو نارملی وہ کر دیا کرتے ہیں۔ لیکن فی الحال تحریک لبیک کے لیے چلیں، کوئی کمزور آواز اٹھی لیکن کوئی آواز تو اٹھی ہے۔ اب ایک مدرسے کے اوپر ناظرین ایک حملہ بھی ہوا ہے، یہ ڈرون حملہ ہوا ہے زیرا ٹانگ کے اندر۔ اس کا جو نقصان ہے اس کے حوالے سے بھی تفصیلات ہم اکٹھی کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کی بہت بڑی تعداد احتجاج کرنے کے لیے باہر نکلی ہے، اور اب تک جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ زخمیوں کی ہے۔ لیکن ضلع ٹانگ کے اوپر یہ حملہ ہوا، اور اس میں جو زخمی ہوئے ہیں ان کی ایک فہرست ہمارے پاس ہے، لگ بھگ 9 لوگوں کی ایک فہرست ہے جو لوگ زخمی ہوئے، ان میں چھوٹے بچے بھی ہیں۔ یہ ایک مدرسہ ہے جہاں پہ بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس کے اوپر ڈرون حملہ ہوا اور 9 لوگ اب تک کی اطلاع کے مطابق زخمی ہو گئے ہیں۔ ضلع ٹانگ کے لوگ باہر نکل کر شہر میں احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ مناظر میں نے خود دیکھے ہیں احتجاج کے، اور یہ باقاعدہ لسٹ وہاں سے جاری کی گئی ہے جو لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ جانی نقصان کے حوالے سے اور باقی اطلاعات جو ہیں وہ فردر آتی ہیں تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ ناظرین، پی آئی اے کے جو دھوکے کی اصل کہانی ہے نا وہ اب کھلنا شروع ہو گئی ہے کہ انہوں نے دھوکہ دیا کیسے۔ یہ حماد اظہر صاحب نے ایک بڑا زبردست اس کے اوپر فیکٹ فائنڈنگ قسم کا ایک ٹویٹ انہوں نے لکھا ہے۔ حماد اظہر صاحب کیونکہ معیشت کو سمجھتے بھی ہیں، ان چیزوں کا ان کو آئیڈیا ہے۔ دوسرا، جو زیادتی کی گئی ہے نا پی آئی اے کے ساتھ، وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی کے ساتھ نہیں کی گئی۔ میں ابھی آپ کے سامنے فیکٹس رکھتا ہوں۔ حکومت کی نااہلی اور کمزور ریاستی صلاحیت اس وقت بالکل عیاں ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری کو بڑی کامیابی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے الٹ ہے۔ پی آئی اے کو انتہائی کم قیمت پر بیچا گیا، اور اس کے تمام بڑے قرضے اور واجبات حکومت نے اپنے ذمہ لے لیے۔ پی آئی اے کے ذمہ جتنا قرضہ ہے
जितने वाजिबात हैं वो हुकूमत ने अपने ज़िम्मे ले लिए। ख़रीदार को टैक्स में छूट भी दे दी गई और फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम भी वापस उसी इदारे में डाल दी गई। यानी ख़रीदार ढूंढने के लिए हुकूमत को सब कुछ खुद ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, फ़र्ज़ करें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं अपना घर बेचता हूँ 135 अरब रुपए में, और जो ख़रीदार है वो मुझे देता है 10 अरब रुपए, और बाकी 125 अरब रुपए जो है वो घर खरीदने के बाद उसकी डेकोरेशन में लगा देता है, तो इसमें मुझे क्या मिला? 10 अरब ही मिले ना। मैं आपको आसान करके समझा रहा हूं कि मैं अपना एक घर बेच रहा हूं 135 अरब रुपए में, जो खरीदार है वो मुझे 10 अरब रुपया दे रहा है, वो मैंने ले लिया, अपनी जेब में डाल लिया, और खरीदार ने मुझे कहा कि जनाब बाकी का जो 125 अरब है ना वो मैं इस घर के ऊपर इसकी डेकोरेशन में, इसको सजाने में, इसको बनाने में, इस पे लगा दूंगा। तो मुझे क्या मिला? मुझे तो 10 अरब मिले ना। वो जिसने घर लिया उसने 125 उस पे लगाया, वो जाने, उसका घर जाने, मेरी तो मलकियत खत्म हो गई। ये है वो 2 नंबरी जो इस मामले में की गई है। लेकिन आपको बता रहे हैं 135 अरब का बिक गया, हालांकि 10 अरब का बिका है। ये फ्रॉड है। ये बात इस तरीके से जो हमाद अदर साहब भी कह रहे हैं। और हुकूमत ने क्या किया, उस घर के ऊपर जितना कर्जा वर्जा लिया हुआ था ना, फर्ज करें मैंने 135 अरब का घर बेचा है, मैंने उसके ऊपर कर्जा लिया हुआ था, मेरे उसके ऊपर वाजिबात चढ़े हुए थे, मैंने उसके बहुत सारे बिल अदा करने थे, बेशुमार चीजें, वो सारी मैंने अपने खाते डाल ली, जो कई 100 अरब हैं, वो भी मैंने अपने खाते डाली। तो मुझे क्या मिला? मुझे तो कख नहीं मिला। मेरी तो अपनी जेब से बेशुमार पैसा चला गया, मैंने तो मुफ्त में दे दिया एक इदारा उठा के। ये किया गया है। अच्छा, अगर मुवाजना किया जाए ना, तो पिछले साल जो ब्लू वर्ल्ड सिटी थी एक सोसाइटी, उसने जो 10 अरब की बोली लगाई थी ना, उसके अंदर वो पीआईए के 700 अरब के जो कर्जे और वाजिबात अपने जिम्मे लेने को तैयार थे। वो जो ब्लू वर्ल्ड सिटी थी वो ये कह रही थी कि 10 अरब हम आपको दे रहे हैं, आप हमें 60% दे दें पीआईए। अब तो इन्होंने 75% दिया है ना। वो इसी 10 अरब में 60% पीआईए भी ले रहे थे, और क्या कर रहे थे, जितने वाजिबात हैं 700 अरब के वो भी अपने जिम्मे वो ले रहे थे। इन्होंने क्या किया कि वाजिबात हुकूमत ने अपने जिम्मे रख लिए, पीआईए 75% दे दिया, उसी 10 अरब के अंदर दे दिया। और पीछे कौन निकल आया? फौजी फर्टिलाइजर कंपनी। अब इसके बाद मैं आपको क्या बताऊं, ये जनाब पाकिस्तान के साथ हो रहा है और एक के बाद एक होता चला जा रहा है। अच्छा, इस साल पीआईए की बैलेंस शीट जो है उसको पहले साफ किया गया, तमाम पुराने नुकसानात और कर्जे पाकिस्तानी अवाम के खाते में डाल दिए गए, टैक्स भी छोड़ दिया गया, और उसके बाद जनाब निजी हाथों में इतना बड़ा इदारा दे दिया गया। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये इतना बड़ा फ्रॉड है, इतना बड़ा फ्रॉड है, ये सारे बंदे जेलों में जाएंगे। अगर कभी इंसाफ हुआ तो ये मेरी बात आप लिख के रख लीजिए, इंसाफ हुआ ना, ये सारे ही बंदे जेलों में जाएंगे। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी ने अपने गांव जाने के बाद, वो लाहौर जाना उससे पहले वो अपने गांव गए, अपने गांव जाने के बाद DGISPR को वहां से जवाब दिया। उन्होंने कहा, जब इमरान खान ने मुझे वज़ीर आला नामजद किया तो DGISPR पेशावर आया और कहा कि हम नहीं मानते। तुम हो कौन के नहीं मानते? इमरान खान लीडर है और उसकी वजह से वोट मिला है। उसने जब मुझे नामजद किया तो सब MPAs ने वोट दिया। सुहेल आफरीदी साहब ने DGISPR से पूछा कि तुम हो कौन? सरकारी मुलाजिम है, और कौन है? और सरकारी मुलाजिम का किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है कि वो अवाम की तज़हीक करे या अवामी नुमाइंदगी तज़हीक करे। लेकिन जब ऊपर सिलसिला बिगड़ता है ना, तो नीचे तक ऐसे ही जाता है। अभी आप ये देखें ना कि एयरपोर्ट के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पे एक FIA का ऑफिसर खड़ा हुआ है ट्रैक सूट में, और वो नौजवान का पासपोर्ट पकड़ता है, उसे तुम कह के बुला रहा है, इधर दो मुझे। नहीं, तुम कह के, तू कह के कैसे बुला सकते हो भाई? आप एक शहरी को, आप उसके पैसों से तनख्वाह लेते हैं, आपको आप कह के बुलाना है, जनाब कह के बुलाना है। फिर उससे उसका पासपोर्ट लेता है, पासपोर्ट लेकर चेक करता है, फिर उसकी तज़हीक करता है वहाँ पे, तुम भाग जाओगे, तुम स्लिप हो जाओगे, हम तुम्हारे घर वालों को बाद में पकड़ लेंगे, इधर कैमरे की तरफ मुंह करो, बनाओ इसकी वीडियो। ये क्या है? किसी महज़ब मुआशरे में ये होता है? किसी महज़ब मुआशरे में इस तरह के वो पॉडकास्ट होते हैं जैसे वो अचानक से एक खातून उठती है, उठ के भाग जाती है, जी कत्ल हो गया। वो पुलिस वालों ने अजीब ड्रामा लगाया, बल्कि ऐसा ड्रामा किया कि PMLN के अपने लोग और वो दानिश्वर जो PMLN को सपोर्ट करते हैं या इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, वो भी इसके खिलाफ बोल पड़े कि यार ये क्या मुसीबत है यार, ये नहीं, ड्रामे करो, एक लेवल तक करो, इससे ज़्यादा तो ना करो। अब वो बीबी ने ऐसा ड्रामा किया उस पॉडकास्ट के अंदर, वो छोड़ के जनाब कत्ल हो गया, मैं भाग रही हूँ, मैं वापस आ रही हूँ।
عجیب کہانیاں چل رہی ہیں. اور ادھر ایک بیچارے آئی اسپیشلسٹ ہیں سرجن لاہور میں, ان کو یہ مل کے 2 ASPs ہیں, خاتون کا نام لیا جا رہا ہے, شاید یہی ہے, انہی کا نام لے رہے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں. وہ جناب انہوں نے کوئی خاتون کا آپریشن کیا آنکھ کا, وہ کام بھی ٹھیک کیا, بعد میں ان کو پریشر ڈال کے ڈاکٹر سے 14 لاکھ روپے لے لیا کہ جناب اس بی بی کو ہم نے لندن بھیجنا ہے, سارا علاج کا خرچہ آپ اٹھائیں. وہ پکڑ کے ڈاکٹر کا بندہ اندر بند کر دیا. یہ ایسے ہی اب پولیس ریکوریوں کے کام کروائے گی, پولیس اس طریقے سے لوگوں سے پیسہ اینٹھے گی اور پیسہ چھین کے لوگوں کو دے گی. یہ کوئی کرنے والا کام ہے تم لوگوں کے؟ شرم ہی نہیں آتی ان کو, اور پوچھنے والا کوئی ہے نہیں, کیونکہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. جب اوپر سے ہی ٹک ٹاک کر وزیر اعلیٰ بٹھا دی ہے تو نیچے تک یہی کام ہونا ہے. اور یہ جو تضحیک ایئرپورٹ کے اوپر شہریوں کی جا رہی ہے, فور گاڈ سیک اس کو بند کروائیں. پاکستانیوں کی تھوڑی سی تو عزت نفس آپ رہنے دینا, یہ حرکتیں نہ کریں. انہی لوگوں سے آپ نے ووٹ مانگنے کے لیے دوبارہ جانا ہے, دوبارہ انہی کی گلیوں میں, انہی کے دروازوں پہ آپ نے جانا ہے. یہ لوگ پھر آپ سے بدلہ لیں گے. ناظرین, اس ویلاگ میں اب تک کے لیے اتنا ہی, باقی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.